हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। हमने लास्ट टाइम PT 365 अपडेटेड मटेरियल में इन्वायरमेंट के 2 लेक्चर्स निकाल लिए थे, जो हमने क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन का कंप्लीट कर लिया था। तो नेक्स्ट जो इन्वायरमेंट का लेक्चर है वो बायोडाइवर्सिटी पे है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ 11 टॉपिक्स हैं। देखते हैं हम कितना कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS। रिसेंटली ब्राज़ील 130 कंट्री बन चुका है, 130th कंट्री बन चुका है जिसने रेटिफाई करा है नागोया प्रोटोकॉल। अब नागोया प्रोटोकॉल क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नागोया प्रोटोकॉल आया था 2010 में। नागोया एक जगह है जापान में, और एक सप्लीमेंट एग्रीमेंट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आया था 2014 की फोर्स में, और यहाँ पे 90 डेज का डिपॉजिट होता है ऑफ द 15th इंस्ट्रूमेंट रेटिफिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट का, जो कि आता है यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज है, और ये कंट्रीब्यूट करता है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यूटिलाइजेशन करता है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जेनेटिक बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन, जेनेटिक रिसोर्सेज और सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन कमर्शलाइजेशन। इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल जो है अप्लाई करता है जेनेटिक रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज पे, जो कि एसोसिएट करता है आपका जेनेटिक रिसोर्सेज जो कवर्ड होते हैं CBD, और बेनिफिट्स जो आते हैं यूटिलाइजेशन पे। इसके अलावा 3 कोर ऑब्लिगेशन है इसका कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का। पहला है एक्सेस करता है ऑब्लिगेशन, सेकेंड है बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशन, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन थर्ड है। टूल्स एंड मैकेनिज्म की बात करें जो असिस्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहला है एस्टैब्लिश करता है नेशनल फोकल पॉइंट और कॉम्पिटेंट नेशनल अथॉरिटीज़ है CNA, जो सर्व करता है एज अ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, जो इंफॉर्मेशन ग्रांट करता है, एक्सेस देता है, कोऑपरेट और इशू करता है कंप्लायंस। इसके अलावा यहाँ पे एक्सेस मिलता है बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस को। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो शेयर करता है इंफॉर्मेशन, सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन नागोया प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें होती है जो सपोर्ट करती है की एक्सपेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कैपेसिटी बिल्डिंग और डेवलपमेंट इनिशिएटिव होता है इसके थ्रू। नागोया प्रोटोकॉल फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैकल्टी GEF। और लास्ट पॉइंट है अवेयरनेस रेजिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है इसके अंदर। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे है कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी, जिसका एम है कि इंश्योर करता है सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और यूज़ करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। ये अडॉप्ट हुआ था 29 जनवरी 2000, और ये जो प्रोटोकॉल है ये आया था 11 सितंबर 2003 को। फिर नागोया कुआलालंपुर, ये आप मलेशिया में है। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल होता है जो लायबिलिटी और रिड्रेस की बात करता है कार्टाजेना प्रोटोकॉल की बायो सेफ्टी में, और ये इंटरनेशनल रूल्स प्रोसीजर प्रोवाइड करता है अगर लायबिलिटी आती है, और रिड्रेस करता है LMO मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, जो कि आया था 2018 में, 5 मार्च 2018 में। और अब नागोया प्रोटोकॉल ऑन ABS। ठीक है, वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ABS समझ लेते हैं। जेनेटिक रिसोर्स होते हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जो होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, प्रोवाइडर्स होते हैं, और फिर आपका यहाँ पे यूजर्स होते हैं यहाँ पे, जिनको एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट दी जाती है कि कैसे वो ग्रांट करे प्रोवाइडर को टू अ यूज़र। यहाँ पे यूजुअली जो देखा जाता है म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स होते हैं मैट दोनों पार्टीज़ के बीच में, ताकि वो फेयर इक्विटेबल शेयरिंग करे जेनेटिक रिसोर्सेज का और उसके बेनिफिट्स का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 से लेकर 2026 तक, 5 साल का है मतलब।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ करा है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। इसका एम सिंपल है कि ये कंजर्व करता है मरीन टर्टल्स को, हैबिटेट्स को, जो कि मेंटेन करते हैं हेल्दी मरीन इकोसिस्टम। इसका गोल ये है कंजर्व करता है स्पीशीज़ को, हैबिटेट को, और रिड्यूस करता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स किसी भी सर्वाइवल मरीन टर्टल्स पे हो। इम्प्रूव करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मरीन टर्टल्स, उनकी हैबिटेट्स जो भी है, और कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म यहाँ पे सेटअप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट करता है अवेयरनेस और एजुकेशन, जो कंजर्वेशन की बात करता है मरीन टर्टल्स और उनकी हैबिटेट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है इनहांस करता है लाइवलीहुड और कोस्टल कम्युनिटीज़ को ये प्रमोट करता है थ्रू सस्टेनेबल इको टूरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है ये इंक्रीज करता है नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मरीन टर्टल कंजर्वेशन पे। तो यहाँ पे आप देखो मरीन टर्टल्स की बात कर रहे हैं इंडिया में, तो 5 आउट ऑफ द 7 स्पीशीज़ जो है सी टर्टल को वो इनहेबिटेट करते हैं इंडियन कोस्टल वाटर्स पे और आइलैंड पे। यहाँ पे ऑलिव राइडी है, ग्रीन हॉक्स बिल है और लॉगर हेड है, और लेदर बैक टर्टल भी है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट जो देखा जाता है नेस्टिंग पॉपुलेशन जो है ऑलिव रिडली टर्टल्स है, और ये आपकी कैंप रिडली टर्टल्स इसको जाना जाता है फॉर मास नेस्टिंग, मतलब ये अंडे जो ले करती है ये इधर करती है, इसको बोलाता है आरीबाड़ा, जहाँ पे 1000 ऑफ फीमेल्स आती है और वो बीच पे ले एग करती है। हमने बहुत न्यूज़ में देखा था, हिंदू में ये भी पढ़ा था कि ऑलिव टर्टल्स जो है वो ज़्यादातर उड़ीसा में आते हैं। इसके अलावा गाहिर मथा वर्ल्ड का लार्जेस्ट रुकरी है ORT का। यहाँ पे लेदर बग्स लार्जेस्ट है 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल, जो हर जगह मतलब ये पाए जाते हैं हर जगह ओशन में एक्सेप्ट फॉर आर्टिक और अंटार्कटिका, नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा। इंडियन ओशन के विद इन ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, श्रीलंका में और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। लॉगर हेड को छोड़ के जो रिमेनिंग 4 स्पीशीज़ है वो नेस्ट करती है इंडिया की कोस्ट लाइन पे और आइलैंड पे। इम्पोर्टेंस क्या है मरीन टर्टल्स का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ होते हैं जो बड़े सारे मरीन हैबिटेट्स में होते हैं, जैसे कोरल रीफ में हो गया, सी ग्रास मेडोज में हो गया। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है शेपिंग द बिहेवियर और लाइफ हिस्ट्री बड़े सारे ट्रेटर्स की, जो प्रे स्पीशीज़ होती है, प्रेडेटर्स होती है, क्रिटिकल होती है सस्टेनेबल फिशरीज़ के लिए। ये एक इकोलॉजिकल रोल प्ले करती है जो कंट्रोल करती है प्रे पॉपुलेशन, सपोर्ट करती है कोस्टल वेजिटेशन और हैचलिंग करती है। इनकी प्रेजेंस एक इंडिकेटर है आपका हेल्दी मरीन इकोसिस्टम और प्रोवाइड करती है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर लोकल कम्युनिटीज थ्रू टूरिज्म। मेजर्स क्या अडॉप्ट करे गए हैं प्रोटेक्शन के लिए? पहला है 5 स्पीशीज जो होते हैं सी टर्टल के वो प्रोटेक्टेड होते हैं अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऑल्सो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज है उनने इंक्लूड करा है मरीन टर्टल्स को वन ऑफ द 22 स्पीशीज जो बड़ी सारी चीज़ें देखती हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट देखती है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को। इंडिया ने आइडेंटिफाई करा है बड़े सारे इंपॉर्टेंट सी टर्टल्स को जो कि इंपॉर्टेंट कोस्टल और मरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया है इंडिया में, और ये इंक्लूड करते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन को भी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं चीज़ें और फिर देखेंगे क्या क्या स्पीशीज़ है, क्या मेजर न्यूज़ है। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन टर्टल्स और उनके हैबिटेट्स जो इंडियन ओशन और साउथ ईस्टर्न एशिया कंट्री में है, जिसका फुल फॉर्म है ये हमने जो पढ़ा है, और शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो IOC मरीन टर्टल MOU है। ये इम्पोर्टेंट MOU है क्योंकि इंडिया इसका सिग्नेटरी है IOC मरीन टर्टल्स का, और ये लॉन्च करता है नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। इसका एम ये है इस एग्रीमेंट का कि हमें रिकवर करना चाहिए टर्टल पॉपुलेशन के लिए और प्रमोट करना चाहिए आपका कोऑपरेशन गवर्नमेंट के बीच में, और ऑर्गेनिज्म को बढ़ाना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करे इस चीज़ को। 6 स्पीशीज़ जो कवर्ड होती है हमने ऑलरेडी देख रखा है, लॉगर हेड,
ऑलिव रेडी ग्रीन और फ्लैट बैक लेदर बैक, ये सारे फाउंड होते हैं कि माइग्रेट होते हैं और नेस्ट करते हैं विद इन द आईओसी रीजन में। एमओयू अप्लाई करता है वाटर्स पे, कोस्टल सी इंडिया के ओशन पे और साउथ ईस्ट एशिया के सी में, एक्सटेंड करता है ईस्टवर्ड टू टोरस स्ट्रेट पे, और एग्रीमेंट कवर करता है 44 रेंज स्टेट्स को। इम्प्लीमेंटेशन पर्पस की बात करें तो एरिया डिवाइडेड है 4 सब रीजन में। साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, कोरिया, यूएसए आता है। नॉर्थन इंडियन ओशन, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन और वेस्टर्न इंडियन ओशन। थ्रेड क्या है, ऑन शोर होते हैं और ऑफ शोर होते हैं। यहाँ पे ऑफ शोर की बात करें तो यहाँ पे फिश रिलेटेड मोर्टेलिटी होती है, यहाँ पे जो कैच करते हैं शोर के पास। उसके बाद ऑफ शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन भी होता है जो इनकी लाइवलीहुड को डिस्ट्रॉय करता है। फिर है पोल्यूशन जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से भी इनको बड़ा दिक्कत होती है। और लास्ट है डिजीज़ जो है फाइब्रो पैपिलोमाटोसिस, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये वाटर पोल्यूशन की वजह से होता है डिजीज़। ऑनशोर की बात करें तो ऑनशोर में भी फैक्टर्स है नेचुरल कॉजेज, इरोजन, शिफ्टिंग सैंड, इपोमिया इन्वेजन, साइक्लोन्स। सेकेंड है नेस्टिंग बीच, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है जैसे प्लांटेशन हो गया, सैंड माइनिंग हो गया। प्लांटेशन भी कॉसरेनी प्लांटेशन है। नेक्स्ट है कोस्टल डेवलपमेंट, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है, लॉस होती है नेस्टिंग बीचेस का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होते हैं यहाँ पे पोर्ट्स का, जेटीज़ का और रिजॉर्ट का। फिर पोल्यूशन दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे लाइट पोल्यूशन है ऑनशोर में। फिर मरीन प्लास्टिक्स जो है पोल्यूशन में ही आ जाता है आपका, डिप्रीव्स और पोल्यूशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से, पोर्ट्स का, फिश लैंडिंग की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से। और लास्ट है नेस्ट प्रिडेशन, यहाँ पे नेस्ट प्रिडेशन होती है वाइल्ड प्रिडेशन, जैसे जैकेट्स हो गया, वाइल्ड पिग्स हो गया, या बड़े सारे डॉग्स हो गए, वो भी इनका हंट करते हैं। टोटल स्पीशीज देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो ऑलिव रेडी जो जिसका साइंटिफिक नेम भी है, उसकी आईयूसीएन स्टेटस है वनरेबल। ग्रीन का है एंडेंजर्ड, हॉक्स बिल का है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेदर बैक का है वनरेबल, लॉगरहेड का है वनरेबल। हैबिटेट की बात कर लेते हैं ऑलिव रेडी का। तो पहला है ओडिशा में ये पाए जाते हैं ऋषिकला और गरीमता रिवर में, और देवी रिवर है। तो ये जो देवी रिवर है वो जगत सिंहपुर में है, जो पुरी में है। और जो निकोबार की बात करें तो यहाँ पे बहुआ है, महिनकोन है और कियांग बीचेस है, जो लिटिल निकोबार आइलैंड पे आता है। और सेकंड पॉइंट है कुतबेट बे, ये मिडिल अंडमान में है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप आइलैंड, सुहाली आइलैंड में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो गोदावरी रिवर माउथ में। कापासुकोडी है बहुदा रिवर माउथ, श्रीकाकुलम। और बीचेस जो है कृष्णा रिवर के पास है, पनेरी रिवर माउथ के पास है। पुडुचेरी की बात करें तो नालावाडू है, पन्नीट्यू है, और बड़े सारे नाम है इसमें। फिर आपका तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में और चेन्नई कोस्ट में। गुजरात की बात करें तो वेस्टर्न सौराष्ट्र कोस्ट है, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे सिंधु दुर्ग कोस्ट है, रायगढ़ और रत्नागिरी में। गोवा की बात करें तो गलगी बागा बीच में है, साउथ गोवा में। लेदर बैक की बात करें तो अंडमान निकोबार में है ये। यहाँ पे आप देखो स्पीशीज़ जो है ये है आपकी लेदर बैक, गलाता बे, इंदिरा पॉइंट, हिंगोली, अलेक्जेंड्रिया, ये सारे जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड के बीचेस हैं। और यहाँ पे लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड है इंडिया का, तो ये इंपॉर्टेंट है लेदर बैक के लिए। नेक्स्ट है बहुआ और मिनकोन, और ये आपका कियांग बीचेस लिटिल निकोबार में है। वेस्ट बे, जैक्सन, ये लिटिल अंडमान आइलैंड पे, और कुतर बे मिडिल अंडमान में है। कुछ कुछ पॉइंट अंडमान जैसे है, दोनों में कॉमन है, वो आप याद कर सकते हो। हॉक्स भी यहाँ पे अंडमान निकोबार में सेम जगह है, बहुआ,
कोहन और कियांग बीचेस, लिटिल निकोबार। और यहाँ पे साउथ रीफ आइलैंड है जो मिडिल अंडमान में, जो अलग है इसमें। लक्षद्वीप की बात करें सुहाली आइलैंड, ये भी कॉमन सा ही है। ग्रीन की बात करें अंडमान निकोबार में सेम आइलैंड है, लिटिल निकोबार आइलैंड पे और मिडिल अंडमान पे। लक्षद्वीप की बात करें ये अलग है, लगून्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, यहाँ पे अगीती है, कटमत है, काराविती है और बड़े सारे आइलैंड है। सुहाली आइलैंड कॉमन है। तमिलनाडु की बात करें गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी कॉमन है। गुजरात की है आपका वेस्टर्न सौराष्ट्रीय कोस्ट है, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर। और लास्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सिंधु दुर्ग कोस्ट है, जो हमने पहले भी देख रखा है इसका ऑलिव रेड्डी का। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ करा है मरीन मेगा फौना स्टैंडिंग गाइडलाइंस। इस गाइडलाइंस के हिसाब से एस्टिमेट कराया जाता है कि 9 से लेकर 10,000 कैटाकेन्स बाइकआउट करे जाते हैं एनुअली इंडिया के अक्रॉस में। और ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका इम्प्रूव करना चाहिए कोऑर्डिनेशन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटीज़ के बीच में, ताकि वो रिस्पॉन्ड करें मेगा फौना रिसर्च मैनेजमेंट इश्यूज़ पे। गाइडलाइन प्रोवाइड करती है एक मैनेजमेंट ऑफ मरीन मेगाफौना स्टैंडर्ड्स, जो कि शैलो वाटर्स पे होती है, बेस पे होती है, पोटेंशियली अनअवेलेबल होती है, जो रिटर्न करे सी पे। यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट की बात करा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली IUCN ने कैटेगराइज करा है सवाना एलिफेंट को इंडेंजर्ड, जो कि स्मॉलर होते हैं, लाइटर फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं, जिसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी बुलाया जाता है न्यूज़ में। और क्या है, 2 सब स्पीशीज़ होती है अफ्रीकन एलिफेंट्स की। दोनों जो स्पीशीज़ हैं वो थ्रेट फेस कर रही है, पोचिंग फॉर आइवरी और ह्यूमन इंक्रोचमेंट। फॉरेस्ट एलिफेंट जो आते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे आते हैं सेंट्रल अफ्रीका के, और बड़े सारे रेंज पे आते हैं जो हैबिटेट्स पे होते हैं वेस्टर्न अफ्रीका में। सवाना एलिफेंट्स जो है ये पाए जाते हैं हैबिटेट्स में सब सहारन अफ्रीका में, जहाँ पे ग्रासलैंड और डेजर्ट भी देखा गया है। अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं अर्थ पे। एशियन एलिफेंट की बात करें, एशियन एलिफेंट इंडिया में पाए जाते हैं, स्मॉलर होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट से, उनके कान भी छोटे होते हैं। और यहाँ पे कुछ मेल होते हैं, सब मेल एशियन एलिफेंट के पास टस्क होती है। वाइल अगर बात करें मेल और फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स की, टस्क बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एशियन एलिफेंट की सब स्पीशीज़ भी है 3, इंडिया, श्रीलंका और सुमात्रन। अगर इंडियन एलिफेंट की बात करूँ तो ओल्डेस्ट फीमेल हर्ड है वो लीड करती है, और फीमेल एलिफेंट्स की जो लाइफ होती है 60 to 70 ईयर्स तक होती है। एलिफेंट का जो जेस्टेशन पीरियड होता है बड़ा लंबा होता है, अप टू 22 मंथ्स तक। यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ हैं, उनके ओल्ड स्टेटस और न्यू स्टेटस देख लेते हैं। 3 स्पीशीज़ हैं। एक तो है आपका फॉरेस्ट एलिफेंट हो गया, जिसका साइंटिफिक नेम है लोकोडोंटा साइक्लोथिस। ये उसका वनरेबल है ओल्ड स्टेटस, और नया स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब ख़राब हो गया है। सवाना बश एलिफेंट जो है, इनका पहले वनरेबल था, अब इंडेंजर्ड हो गया। और लास्ट है एशियन एलिफेंट का इंडेंजर्ड है। तो आप देख सकते हो एशियन तो इंडिया में पाई जाएगा, अफ्रीका तो अफ्रीका में पाई जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया राइनो विजन। ये इंपॉर्टेंट विजन है बहुत, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। इंडिया राइनो विजन 2020 ये ऑफिशियली आया है एज अ ट्रांसलोकेशन। 2 राइनोस का ट्रांसलोकेशन आया है, जो मानस नेशनल पार्क से हो रहा है, जो कि है आसाम में। ये होगा आपका पवित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम से मानस नेशनल पार्क में, आसाम में ही होगा ये। इंडिया राइनो विजन 2020 IRV जो है 8th राउंड है राइनो ट्रांसलोकेशन का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिज़ाइन हुआ था राइनो टास्क फोर्स 2005। इसका टारगेट था कि आप राइनो की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 3000 तक होनी चाहिए बाय 2020, और ये 7 प्रोटेक्टेड एरियाज़ में रहता है जो कि असम में है।
इसके अलावा कुछ एरियाज़ हैं जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क, पवित्रा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, लाओ कोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरूचपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिब्रू साइखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे ये इसका एम ये भी था कि ये रिस्क को रिड्यूस करे राइनो पॉपुलेशन की, मेनली फ्रॉम पोचर्स और स्प्रेडिंग द पॉपुलेशन। कैसे करेंगे बचाने का तरीका, जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि अगर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा स्प्रेड होगी तो इनकी पॉपुलेशन बच जाएगी और उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ भी होगी। एक जॉइंट प्रोग्राम है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया WWF इंडिया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन IRF और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस। प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस है, WWF इंडिया है, IRF है, WTI है, आरक नायक है, वाइल्ड लाइफ NGO गुवाहाटी में जो है ट्रांसलोकेटेड होता है राइनोज, जो हेल्प करता है मानस नेशनल पार्क में, और को जो मिला था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस 2011 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, 2011 में जो उनका स्टेटस मिला था। सक्सेस ऑफ IRV जो है 2020 ये देख लेते हैं। इंडिया का जो राइनो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुआ था, तो ये अचीवमेंट है। 38% से हुआ था लास्ट 9 ईयर्स में। तो पहले 2575 है, अब 3550 है। WWF की डेटा की बात करें 2012 का जो डेटा है उसमें बताया कि 91% जो असम के राइनोज हैं और 80% जो इंडिया के राइनो काउंट है वो कॉन्सेंट्रेटेड है काजीरंगा नेशनल पार्क में, कुछ पवित्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी है। IRV हेल्प करता है रीपॉपुलेशन पे इन एरियाज़ का और हैबिटेट को देखने में, और जो ट्रांसलोकेशन होती है एनिमल्स की अदर राइनो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, जैसे पवित्रा काजीरंगा। मानस के पास कुछ टाइम 10 साल पहले एक सिंगल राइनो भी नहीं होता था, अब वो होम है 20 राइनोज का। इसने एक हेल्प करी है कि रिड्यूस करी पॉपुलेशन जो डेथ की है राइनो में फ्रॉम पोचिंग और सिकनेस। ये हेल्प भी करा IUCN स्टेटस जो राइनो का है, इंडियन राइनो का, जो पहले इंडेंजर्ड था 1986 में, उसको वनरेबल तक कर दिया 2008 में। तो ये अचीवमेंट है ये जो बता रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राइनो कितने प्रकार के होते हैं जो है। पहला है ग्रेट वन हॉर्न राइनो। ये 3 राइनो स्पीशीज पाई जाती है एशिया में। पहले है सुमात्रन राइनो, जावन राइनो और इंडियन राइनो। ठीक है, इंडियन राइनो जो है लार्जेस्ट है ऑल राइनो स्पीशीज। एशियन राइनो एक्सीलेंट स्विमर्स होते हैं और वो इजीली स्विम कर सकते हैं अक्रॉस रिवर्स। ये पाए जाते हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। इंडिया में ये पाए जाते हैं आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में। इनका IUCN स्टेटस वनरेबल है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से शेड्यूल 1 में है। सुमात्रन की बात करें तो ये एशियन राइनो है। इनके 2 सींग होते हैं और इनकी जो स्टेटस है थोड़ा दिक्कत वाली है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर है आपकी जावन राइनो, ये 1 हॉर्न रहते हैं एशियन राइनो, IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अगेन। वाइट राइनो ये अफ्रीकन राइनो है, इनके भी 2 सींग होते हैं और इनका जो IUCN स्टेटस है ठीक है, इनका नियर थ्रेटन पे है। और लास्ट है ब्लैक राइनो, 2 ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, 2 हॉर्न होते हैं इनके भी और ये इनका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। राइनो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे। यूपी से बात करें तो पिलबुत है यहाँ पे यूपी में। नेपाल में की बात करें जो है सुखझा पांडा, ऐसी कुछ जगह है, प्रोनाउंसिएशन मैं सही नहीं कर पा रहा इसका नेपाल का। यूपी में बात करें दुधवा है और यूपी में एक और जगह है जिसका नाम है काटनी घाट। नेपाल में बदरिया है। उसके बाद अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में गोरुमारा, जल्दापारा और बक्सा,
ये 3 जगह है। इसके अलावा यहाँ पे अगर नेपाल की बात करें तो पर्सा नेपाल में है, चितवन नेपाल में है, वाल्मीकि बिहार में है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मानस है, पवित्रा है, ओरांग है, लाओखोवा, भरूचपुरी और काजीरंगा है। इसके अलावा पानी धिंग है, दिरू सेखोवाय और पानी धिंग है। तो आप देख सकते हो इस मैप को पॉज करके बाद अदर मेजर्स कौन से लिए गए हैं गवर्नमेंट के हिसाब से इन प्रोटेक्शन ऑफ राइनोस। पहला है नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, लॉन्च हुआ था 2019 में, 2 साल पहले, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड राइनो डे, जो कंजर्व करता है ग्रेटर वन राइनो। इसका एम यही है कि कंजर्वेशन करें स्पीशीज़ 5 इसका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आता है पहला स्ट्रेंथन करना है प्रोटेक्शन को, सेकंड है एक्सपेंडिचर करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, थर्ड है रिसर्च और मॉनिटरिंग, फोर्थ है एडिक्वेट और फिफ्थ है सस्टेन फंडिंग। लास्ट जो पॉइंट है इसका सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इट कॉल्स फॉर द एक्टिव एंगेजमेंट लाता है इंडिया और नेपाल के बीच में, ताकि वो स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करे। जैसे हमने देखा इंडिया और नेपाल में कितने राइनो है। इसके स्ट्रैटेजी के हिसाब से सिंगल पॉपुलेशन राइनो जो है वो शुक्ला फंडा जो है नेपाल में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो इंडिया में है, चितवन नेशनल पार्क है नेपाल में, और दूधवा आपका इंडिया में। ये सेपरेट हैं बाय द पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन द 2 कंट्रीज। मतलब ये स्ट्रैटेजी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों जगह इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और नेपाल के जो है बॉर्डर पे आते हैं, दोनों एक ही वाइल्ड लाइफ है बड़ा सा, पर क्योंकि बाउंड्री है इसकी वजह से कट हो जाते हैं। वजह से वाल्मीकि हो गया और ये आपका दूधवा हो गया, ये नेपाल के साथ भी जॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो 2019। ये इंडिया का कोलैबोरेशन है भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताकि वो इंक्रीज़ करे पॉपुलेशन इन 3 स्पीशीज़ राइनो की, एशियन राइनो की। और इसमें आता है ग्रेटर वन राइनो जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसका स्टडीज़ में ये बताया कि हेल्थ इशू जो राइनोस के आते हैं, पोटेंशियल डिजीज़ क्या है और क्या स्टेप्स होने चाहिए। कोलैबोरेट करता है, स्ट्रेंथन करता है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक को, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे, स्ट्रेंथन करे ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन जो इंडिया, नेपाल, भूटान के बीच में हो, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया का फर्स्ट एवर टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट फेल हो गया है। रिसेंटली एक टाइग्रेस शिफ्ट हुई थी एज अ पार्ट ऑफ इंडिया का फर्स्ट इंटरस्टेट ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट 2018 का। तो ये हुआ था फ्रॉम मध्य प्रदेश टू ओडिशा, रिटर्न होम। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंडर 2 बिग कैट्स थी। एक तो मेल महावीर था जो कन्हा टाइगर रिजर्व में था, और एक फीमेल थी सुंदरी, वो थी बांधवगढ़ से थी, वो मध्य प्रदेश से। वो रिलोकेट हुई थी सतकोसी टाइगर रिजर्व जो ओडिशा में है। यहाँ पे रिलोकेशन का मतलब है जो 2 पर्पस वो सर्व करता है। 2 पर्पस है, पहला है रिड्यूसिंग टाइगर पॉपुलेशन कुछ एरियाज में विद एक्सेस टाइगर, ताकि वो जो रिड्यूस करे टेरिटोरियल डिस्प्यूट। सेकेंड है री इंट्रोड्यूस करे टाइगर कुछ एरियाज में जहाँ पॉपुलेशन कंसिडरेबली रिड्यूस हो वेरियस रीजन की वजह से। इशू क्या है प्रोजेक्ट के साथ कि जो टाइगर जब आए थे फॉलोड बाय, जब टाइगर्स आए तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ विलेजेस में जो पास में रह रहे थे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था और ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स भी नहीं थे ट्रांसलोकेशन के बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थर्ड है लो प्रे बेस था, जिसकी वजह से वो फोर्स कर गया टाइगर्स को कि वो ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज में गए, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। टाइगर की डेथ हो जाती है मेल टाइगर की ड्यू टू पोचिंग। और लास्ट है ट्रांसलोकेशन जो हुआ था हेस्ट में होता, जल्दीबाजी में हुआ था। फील्ड स्टाफ और टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट प्रिपेयर्ड नहीं थे। अदर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? टाइगर ट्रांसलोकेशन हुआ था उत्तराखंड में जो कि प्लान हुआ था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व, दोनों उत्तराखंड में ही है। प्रोजेक्ट ट्रांसलोकेशन जो टाइगर्स का है वेस्ट पार्ट में होता है राजाजी, वो अप्रूव हुआ था NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2016 में। इसकी बात करें तो NTCA स्टैचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है, जो स्ट्रेंथन करती है टाइगर कंजर्वेशन।
RTR जो है राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व लोकेट होता है, अगर लोकेशन की बात करें तो शिवालिक रेंज में आते हैं हिमालयाज़ के, उत्तराखंड में सेकंड टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड का आफ्टर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड में, और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, और ये प्रोटेक्ट करता है इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर को। फर्स्ट था ये इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आया था, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर बात करें टाइगर रिजर्व इंडिया में तो बहुत है। अगर उत्तराखंड की बात करें, कॉर्बेट हो गया, राजस्थी हो गया जो अभी बात करी। उत्तर प्रदेश में पिलबुत है, दूधवा भी है, ठीक है। आपके बाद फिर बात करें बिहार की, वाल्मीकि है, और वेस्ट बंगाल की बात करें तो बक्सा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो कमलांग है, पाके है और नाम दपा है। असम में मानस है, नमीन है, काजीरंगा है, और नीचे जाए तो यहाँ पे दम्पा भी है। वेस्ट बंगाल में आई थिंक सुंदरबंस भी जो है बहुत पॉपुलर है रॉयल टाइगर्स के लिए। और बड़े सारे एरियाज़ में जैसे आप देखो साउथ में तो KMTR है, अन्नामलाई है, मधुमलाई है, ये आपका तमिलनाडु है। केरला की बात करें तो यहाँ पे परियर है, पराम्बिकुलम है। कर्नाटक की बात करें तो पदरा है। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बांधवगढ़ है, पन्ना है, संजय दुबरी है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है आपका एशियन एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड। एशिया का एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड की बात करने वाले हम। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है जिसने रिसीव करा है एशिया का एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020, जो कि प्रेजेंट करा गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तो ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये एक इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि देखती है वाइल्ड लाइफ क्राइम को। इसका मेन मकसद यही है कंजर्व करे वाइल्ड लाइफ वेल्थ को बाय प्रॉपर और इफेक्टिव इंटरवेंशन। प्रोवाइड करती है प्रोफेशनल असिस्टेंस ताकि वो क्रिएट करे एक डेटरेंस टू ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम। ये स्टैचुटरी मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आती है, और ये वर्क कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। ये एक डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी है साइट्स का रिलेटेड इन्फोर्समेंट। तो इसी को एशिया का एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड मिला था जो UNEP ने प्रेजेंट करा था। मोर क्या है न्यूज़ में, ये अवार्ड ऑपरेट होता है कैटेगरी इनोवेशन फॉर ऑपरेशन वाइल्ड नेस्ट 2। ऑपरेशन वाइल्ड नेस्ट क्या है, WCB ने ऑर्गेनाइज करा था ऑपरेशन, जो ड्रैग करता है अटेंशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जो कि इंटरनेट पे होती है, और यहाँ पे सोशल मीडिया का यूज़ करता है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का। पहले ये अवार्ड जो रिसीव हुआ था WCB ने रिसीव करा था अवार्ड सेम कैटेगरी का 2018 में भी, तो ये बढ़िया बात है। एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड क्या है, ये अवार्ड पब्लिकली रिकग्नाइज करता है एक्सीलेंस जो ट्रांसबाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम पे होते हैं, जैसे इलीगल ट्रेड हो गया वाइल्ड लाइफ में। अवार्ड दिया जाता है इंडिविजुअल या किसी टीम को जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक्सीलेंस और आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इन्फोर्समेंट ऑफ नेशनल लॉज, ताकि वो कम बैक करें ट्रांसबाउंड्री एनवायरमेंटल क्राइम। 2020 अवार्ड दिया गया था UNEP को, जो कि पार्टनरशिप देता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora sites और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सॉरी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मिवाकी टेक्निक फॉर अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। रिसेंटली बड़े सारे स्टेट जैसे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ने प्रमोट करा है मिवाकी क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। मिवाकी टेक्निक क्या है, ये एक एफॉरेस्टेशन मेथड है। एफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ लगा रहे हो, जो कि बेस्ड था ऑन द वर्क ऑफ जापानीज के एक बोटानिस्ट है। बोटानिस्ट मतलब जो बॉटनी देखते हैं, अकीरा
मिवाकी 1980s में। इनकी टेक्निक क्या था, ये कंप्रेस करते हैं लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे श्रब्स हो गए, ट्रीज होगी, कैनोपीज होगी कुछ स्मॉल प्लॉट पे, और उनको फिर टाइनी फॉरेस्ट में बना देते हैं। मिवाकी टेक्निक में फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। पहला है प्लांटेशन होना चाहिए 3 से 4 सैपलिंग्स पर स्क्वायर मीटर, जो कि नेटिव वैरायटीज़ पर डिपेंड कर सकती है, लोकल कस्टम्स के हिसाब से। सेकेंड है वाइड वैरायटी होती है स्पीशीज़ की, आइडियली 30 या उससे ज़्यादा, जो प्लांट होंगे और वो रिक्रिएट करते हैं लेयर्स ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। नेक्स्ट है मल्चिंग करे, मटेरियल होना चाहिए, जैसे राइस हस्क हो गया या ऑर्गेनिक कंपोस्ट हो गया, ताकि वो ग्रोथ बढ़ाए। और साइट मॉनिटर होगी फॉर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years, जिसके बाद वो एक सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगी। लिमिटेशन क्या है इस फॉरेस्ट के लिए, कुछ क्वालिटीज चाहिए नेचुरल फॉरेस्ट का, जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, और यहाँ पे एबिलिटी टू ब्रिंग रेन भी होना चाहिए। बेनिफिट क्या है मिवाकी टेक्निक का, एफिशिएंट है इरेस्पेक्टिव सॉइल या क्लाइमेट कंडीशन क्या है, हेल्प करती है लोअर टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेट हीट आइलैंड पे। मिनी फॉरेस्ट ग्रो कर देती है 10 times फास्टर, और ये 30 times डेंसर हो जाती है, 100 times मोर बायोडाइवर्स होती है देन कन्वेंशनल मेथड। पोल्यूशन को कम कर सकती है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अट्रैक्ट करती है लोकल बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, क्रिएट कर सकती है कार्बन सिंक अप टू 30 times फॉर मोर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्प्शन। लास्ट है मिवाकी फॉरेस्ट डिज़ाइन होती है ताकि वो रीजनरेट करे लैंड को, फार लेस टाइम लिया जाता है इसमें than to recover a forest which is over 70 years। इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम फिनिश कर देंगे। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC राइजेस विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।